हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, लक्ष्मीकांत के सीरीज में जो लास्ट वीडियो में हमने पार्लियामेंट के चैप्टर को शुरू किया था, उसमें हमने पार्लियामेंट के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। अब चूंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में करके डिस्कस करने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, और आपको चीज़ें और कॉन्सेप्ट्स ये बहुत आसानी से समझ में आएंगे। और आप छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से इन कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज भी कर पाओगे। तो इसलिए ये जो पार्लियामेंट का पूरा चैप्टर है, ये आपको अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सेम इंथुजियाज्म के साथ इन सारे पार्ट्स को देखेंगे और फिर एक ओवरऑल पार्लियामेंट के बारे में समझ विकसित करेंगे। और फिर उसके बाद आपका कोई भी डाउट जो कि पार्लियामेंट चैप्टर से है, अगर उसके बाद भी बचा रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस डाउट को ज़रूर एड्रेस करूंगा। तो आज के वीडियो में हमने लास्ट में जहां तक छोड़ा था उससे आगे देखेंगे, लेकिन एक बार ही रिवाइज कर लेना ज़रूरी है कि लास्ट के वीडियो में हमने क्या देखा था। तो दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने सबसे पहले देखा था पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा था कि पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इसमें कौन-कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं। तो हमने देखा था कि पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये 3 लोग मिलकर पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद हमने पार्लियामेंट में जो भी दोनों हाउसेस हैं, उन हाउसेस के स्ट्रक्चर को देखा था। यानी कि पार्लियामेंट में जो लोकसभा और राज्यसभा है, तो राज्यसभा और लोकसभा के स्ट्रक्चर को देखा था हमने। ठीक है? फिर उसके बाद हमने राज्यसभा और लोकसभा के टेन्योर को देखा था कि दोनों के टेन्योर क्या होते हैं। फिर हमने लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन के मेथड्स के बारे में देखा था कि किस तरीके से लोकसभा में और किस तरीके से राज्यसभा में इलेक्शन होते हैं। तो हमने देखा था दोस्तों कि लोकसभा में जहां डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहीं राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से सदस्यों का इलेक्शन किया जाता है, सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसके बाद फिर हमने लोकसभा के जब इलेक्शन मेथड में देखा था, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखी थी। हमने फिर देखा था कैसे एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए सीट्स लोकसभा में रिजर्व हैं, किस तरह से हर एक सेंसस के बाद जो है सो लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन किया जाता है ना। फिर उसके बाद हमने जब टेन्योर देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि जहां लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होता है, वहीं राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है, एक कंटिन्यूअस बॉडी होती है, तो इसका कोई टेन्योर नहीं होता। हालांकि राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर जरूर होता है। फिर हमने देखा था पार्लियामेंट के मेंबरशिप के बारे में कि पार्लियामेंट के मेंबरशिप के लिए कौन-कौन से क्वालिफिकेशंस हैं। फिर हमने डिस्क्वालिफिकेशन के भी ग्राउंड्स देखे थे, और फिर हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी थी कि क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन, इन दोनों के ग्राउंड्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा ही हुआ है। इसके साथ-साथ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का है, इसमें भी इसके क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन जो कि पार्लियामेंट के मेंबरशिप से रिलेटेड है, उसके बारे में चर्चा है। ठीक है? तो इसके बाद फिर दोस्तों हमने फिर देखा था कि जो भी संसद के सदस्य होते हैं, उनको ओथ कौन दिलवाता है। फिर हमने संसद के सदस्यों की सैलरीज के बारे में, उनके अलाउंसेस के बारे में, इन सब बारे में देखा था। ठीक है? तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अब उससे आगे हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, इससे पहले कि मैं आज के मेन कंटेंट पे आऊँ, मैं आप सबको एक बारी याद दिला देता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम आज का जो अपना टॉपिक है, जिसमें हम पार्लियामेंट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में जानने वाले हैं, इस टॉपिक को आज हम डील करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वीडियो को आपने जितना इंथुजियाज्म के साथ देखा है, इस वीडियो को भी आप उतने ही इंथुजियाज्म के साथ देखेंगे। अब देखिए, चूंकि ये चैप्टर बहुत ही वास्ट है और लक्ष्मीकांत के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, तो हम धीरे धीरे उन सारे कैच पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होती है। ठीक है? तो चलिए हम दोस्तों आज का जो है ये सेशन शुरू करते हैं। तो पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और ये दोनों हाउसेस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। लोकसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको स्पीकर कहते हैं, वहीं राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम चेयरमैन के नाम से जानते हैं। देखिए, लोकसभा के जो वर्तमान स्पीकर हैं वो ओम बिरला साहब है, जिनकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहीं राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो वर्तमान में जगदीप धनखड़ साहब हैं, इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोकसभा के स्पीकर के बारे में बात करेंगे। देखिए, लोकसभा में जो स्पीकर है उसका इलेक्शन लोकसभा के मेंबर्स के ही बीच में से ही होता है, और लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन की जो डेट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है।
ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। फिर जो लोकसभा का इस लोकसभा का स्पीकर होता है, उसका जो टेन्योर होता है, वो नॉर्मली हम देखते हैं कि जब तक लोकसभा का लाइफ होता है, तब तक वो अपने ऑफिस में बना रहता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे कि लोकसभा के लाइफ के खत्म होने से पहले ही स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है या स्पीकर का पोस्ट खाली हो जाता है। अब ये 3 केसेस हैं जिनको अभी हम बारी-बारी से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा का मेंबर नहीं रह पाता है, तो फिर उसको अपना स्पीकर का पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन लोकसभा के मेंबर्स के बीच में से ही होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति स्पीकर के पोस्ट पे है लेकिन उसकी लोकसभा की मेंबरशिप ही छिन जाती है, तो फिर उसे लोकसभा स्पीकर का पोस्ट वेकेट करना पड़ेगा। ठीक है? फिर दूसरा ऐसा सिचुएशन है कि अगर वो अपना रेजिग्नेशन खुद डेप्यूटी स्पीकर को दे दे, तो भी स्पीकर का जो पोस्ट है वो वेकेंट हो जाता है। और फिर तीसरा है कि अगर लोकसभा के स्पीकर को एक रेजोल्यूशन पास करके उसको रिमूव कर दिया जाए। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये रेजोल्यूशन जो है वो एक तो इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन 14 दिन के एडवांस नोटिस के बाद ही किसी भी संसद में पेश किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक टर्म है जो आपको हाईलाइट पे दिख रहा होगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब इसकी चर्चा मैंने पिछले भी वीडियोस में की है, तो फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है, जो इफेक्टिव मेजॉरिटी है इसका मतलब होता है टोटल जितने भी सीट्स हैं, इन टोटल सीट्स में से अगर हम वेकेंट सीट को माइनस कर दें, तो फिर जो एक्चुअल सीट का जो नंबर आता है इसका 50% प्लस 1 यही होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लोकसभा में टोटल अभी 543 सीट्स हैं, लेकिन मान लीजिए कि इन 543 सीट्स में से अभी इसमें से 10 सीट खाली है, तो अभी टोटल इफेक्टिव सीट कितनी हो जाएंगी? 543 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 533। अब इस 533 का 50% प्लस 1 अगर होता है तो हम इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर के कॉन्टेक्स्ट में आपको दो चार चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला ये कि अगर स्पीकर को रिमूव करने का कोई भी रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन है, ठीक है, कोई भी लोकसभा का स्पीकर है तो उसको हटाने का जो रेजोल्यूशन है अगर वो अंडर कंसिडरेशन है लोकसभा में, तो फिर लोकसभा का जो स्पीकर है वो किसी भी अपने लोकसभा के मीटिंग में किसी भी सेटिंग को प्रिजाइड नहीं कर सकता। ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में इस बात को लिख दिया है कि कैन लोकसभा स्पीकर प्रिजाइड इफ अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन, तो इसका जवाब है नहीं। वो लोकसभा के किसी भी सिटिंग को प्रिजाइड नहीं कर सकता, लेकिन वो लोकसभा की मीटिंग्स में प्रेजेंट रह सकता है, मीटिंग्स में बोल सकता है, मीटिंग्स में भाग ले सकता है। ठीक है, और इवन के मीटिंग में फर्स्ट इंस्टेंस में वोट भी कर सकता है, लेकिन कास्टिंग वोट नहीं कर सकता। कब? जब उसके उसके ऊपर जो रिमूवल का रेजोल्यूशन है वो अंडर कंसिडरेशन है। तो अब ये जो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करने वाला है और जो कास्टिंग वोट करने वाला है, इसके बारे में आप थोड़ा सा अभी इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि इसको मैं अभी आगे बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। फिर देखिए, आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जो भी स्पीकर है वो अपना पोस्ट तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि नई लोकसभा का इलेक्शन कंप्लीट होकर नए स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो जाता। तो जब नए स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है और नया स्पीकर इलेक्ट होके आ जाता है, तो पहली मीटिंग से ठीक पहले, नई लोकसभा की पहली मीटिंग से ठीक पहले स्पीकर अपना पोस्ट वैकेट करता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हमने इलेक्शन के बारे में देखा, ये हमने स्पीकर के टेन्योर के बारे में देखा। अब हम देखते हैं स्पीकर के रोल्स और फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी और ये यहीं से सवाल बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पीकर के रोल और फंक्शंस की, तो जो स्पीकर है उसको पावर सबसे पहले मिलती कहाँ से, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो स्पीकर को पावर 3 सोर्सेस से मिलती है। पहला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है लोकसभा का रूल्स ऑफ बिजनेस और तीसरा है पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। हमने देखिए अपने देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। तो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जो है इवोल्यूशन बहुत लंबे टाइम पीरियड में हुआ है। तो लंबे टाइम पीरियड में बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आई जिनको हम पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के माध्यम से, कन्वेंशंस के नाम से जानते हैं। तो स्पीकर को 3 जगह से शक्तियां मिलती है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरा लोकसभा के जो रूल्स हैं उनसे, और तीसरा पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से। अब हम बात करते हैं कि स्पीकर के पावर्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या है। चलिए, सबसे पहली चीज जो स्पीकर करता है वो ये कि वो अपने हाउस में डेकोरम को मेंटेन करके रखता है।
ठीक है। फिर दूसरी चीज कि अगर हाउस में कभी भी किसी भी मामले पे विवाद होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो जो फाइनल इंटरप्रेटर होता है वो स्पीकर ही होता है। और आपको ध्यान में रखना है कि स्पीकर ने जो भी इंटरप्रिटेशन दी उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। यह स्पीकर का एक स्पेशल राइट है। फिर उसके बाद जब भी कोरम का अब्सेंस होता है तो ऐसे केसेस में स्पीकर के पास एडजर्नमेंट पावर होता है कि वो किसी भी मीटिंग को या किसी भी सिटिंग को एडजर्न कर दे। एडजर्न करने का मतलब है कि टेम्पररी पीरियड के लिए मीटिंग्स को रोक देना। अब यहाँ पे जो कोरम मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है इसको हिंदी में गणपूर्ति कहते हैं। तो कोरम जो होता है दोस्तों किसी भी हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का 10% होता है। अगर लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 543 सीट्स का जो है 10% जितना भी होगा उसको हम कोरम कहते हैं। तो मिनिमम जो है आप मान लीजिए कि मिनिमम 55 मेंबर तो होने ही चाहिए लोकसभा के किसी भी बैठक में, तभी जाके बैठक हो पाएगी। और अगर 55 से कम मेंबर है तो स्पीकर के पास इस बात की शक्ति है कि वो उस मीटिंग को एडजर्न कर सकते। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए स्पीकर जो है कभी भी पहली बार में वोट नहीं देता। अगर लोकसभा में किसी भी मामले में मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है, तो स्पीकर पहले वोट नहीं देगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि लोकसभा में जो किसी भी मामले पे पक्ष और विपक्ष दोनों के मत इक्वल हो चुके हैं, टाई का मामला है, तो ऐसे स्थिति में वो कास्टिंग वोट एक्सरसाइज करता है और जिसके भी पक्ष में वो कास्टिंग वोट देगा वो पक्ष जीत जाएगा और फिर वो बिल हो या रेजोल्यूशन हो वो पास हो जाता है। चलिए फिर देखते हैं कि जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है तो ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड हमेशा स्पीकर करता है और अगर स्पीकर नहीं हो तो डेप्यूटी स्पीकर करता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस आप यहाँ पे ध्यान में रखिए कि जब भी कभी ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उसको प्रिजाइड करने का काम स्पीकर का होता है। अगर हम ज्वाइंट सिटिंग के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है। और ज्वाइंट सिटिंग की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी भी मामले में लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के बीच में डेडलॉक लग जाता है ना। अगर लोकसभा ने किसी बिल को पास कर दिया लेकिन राज्यसभा उस बिल को पास करने के लिए सहमत नहीं है या फिर राज्यसभा उस बिल पे अपना कोई राय ही व्यक्त नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास इस बात का राइट है कि वो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की मीटिंग को एक साथ बुला सकता है। इसी को हम ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं और इसकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में है। आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं अगला स्पीकर का पावर क्या है। देखिए लोकसभा स्पीकर की ये स्पेशल पावर है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं इस बात पे वो अपना डिसीजन दे और उसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। उसके खिलाफ आप फिर और आगे कहीं भी आप नहीं जा सकते। अगर लोकसभा ने अगर लोकसभा स्पीकर ने कह दिया कि कोई भी बिल मनी बिल है तो वो है, इसके आगे कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं होगा, इसके आगे का कोई भी डिसीजन नहीं होगा, उसका डिसीजन फाइनल होता है। फिर आप ध्यान में रखेंगे कि लोकसभा के मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में, लेकिन वो डिस्क्वालिफिकेशन किस ग्राउंड पे होना चाहिए, डिफेक्शन के ग्राउंड पे होना चाहिए। तो किसी भी लोकसभा के मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर वो मामला डिफेक्शन से जुड़ा हुआ है तो उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे उस पर डिसीजन लेने का काम स्पीकर का है। और इसमें इस मामले में जो स्पीकर डिसीजन लेता है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। यानी अगर किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई, मान लीजिए ये लोकसभा का एक मेंबर है राम, इसको डिफेक्शन के बेस पे अगर लोकसभा स्पीकर ने क्या किया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो डिस्क्वालीफाई करने के बाद ये व्यक्ति जो है स्पीकर के इस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है। यानी स्पीकर के इस डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। फिर स्पीकर जो है वो हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है। जो स्पीकर है वो जितने भी पार्लियामेंट्री कमिटीज जो लोकसभा से रिलेटेड है उसके चेयरमैन को भी अपॉइंट करता है। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि लोकसभा स्पीकर के पावर्स और ड्यूटीज के तहत आते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। अगर सीधे नहीं भी पूछे जाते हैं तो इनमें से किसी भी एक सेंटेंस का यूज करके किसी सवाल को ज्यादा मुश्किल या ज्यादा आसान बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की जो कि स्पीकर के इंडिपेंडेंस को और स्पीकर के इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करने का काम करता है। तो देखिए हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो कि स्पीकर को इम्पार्शियल बनाते हैं, स्पीकर के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं कि वो बिना किसी बायस के कोई भी डिसीजन ले सके। तो सबसे पहली चीज इस मामले में यह है कि स्पीकर को अपनी टेन्योर की सिक्योरिटी होती है।
ठीक है, हमारे संविधान ने स्पीकर का जो टेन्योर है उसको सिक्योरिटी दी है। फिर स्पीकर का जो सैलरीज और अलाउंसेस होता है ये हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है और उसी के द्वारा फिक्स होता है। अब चार्ज कहने का मतलब ये है कि जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इस पे जो चार्ज फंड्स होते हैं इन पे पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं की जा सकती, ये आप ध्यान में रखेंगे। वोटिंग नहीं की जा सकती मतलब इसमें कमी नहीं की जा सकती। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसका मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है और फिर अभी दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब आप सिंपल सिंपल ये समझे कि इसके बाद जो भी सैलरी और अलाउंसेस स्पीकर को मिलते हैं इसके बारे में पार्लियामेंट में कोई भी वोटिंग नहीं होगी कि इसको कम किया जाए या इसको ज्यादा किया जाए। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे आप कि इसका जो स्पीकर का जो पावर होता है टू रेगुलेट प्रोसीजर और कंडक्ट बिजनेस इन द हाउस, ये किसी भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये आप ध्यान में रखेंगे। यानी अगर ये लोकसभा है तो इसके भीतर अगर स्पीकर जिस भी तरह से अपनी प्रोसीडिंग्स को चला रहा है इस प्रोसीडिंग्स के बारे में कोई भी जो कोर्ट है वो इस बारे में संज्ञान नहीं ले सकता कि किस तरीके से लोकसभा के स्पीकर द्वारा लोकसभा में सारे प्रोसीडिंग्स को चलाया जा रहा है या किस प्रकार से बिजनेस को कंडक्ट किया जा रहा है। तो कोई भी कोर्ट इस बारे में इंक्वायरी नहीं कर सकता। फिर जो भी स्पीकर होता है वो पहली बार में वोट नहीं कर सकता, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकता, वो केवल और केवल कास्टिंग वोट डाल सकता है। अब ये जो प्रोविजन है वो स्पीकर के इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई भी ए पार्टी और बी पार्टी ये दो पार्टियां हैं और ए पार्टी ने एक रेजोल्यूशन लाया है तो इस पे जो बी पार्टी है इसका अपोज कर रही है। तो राष्ट्रपति अगर ए पार्टी और बी पार्टी के टोटल वोट्स 50-50 यानी कि इक्वल हैं, टाई हो गया स्कोर, तो इस मामले में ही स्पीकर जो है वो केवल कास्टिंग वोट को डाल सकता है। वो पहले इंस्टेंस में ना तो ए की तरफ से वोट डालेगा ना ही बी की तरफ से वोट डालेगा, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। एक चीज आप और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ब्रिटेन में जो स्पीकर होता है वो स्ट्रिक्टली अननोन पार्टी मैन होता है। कहने का मतलब वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ पे ये कन्वेंशन जो है वो पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं है। हमारे यहाँ पे स्पीकर चाहे तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ भी सकता है और चाहे तो पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को होल्ड करते हुए भी लोकसभा का स्पीकर बन सकता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो ये दोस्तों हमने स्पीकर के बारे में देखा। हमने देखा कैसे उसका इलेक्शन होता है, उसके टेन्योर कितने हैं, कैसे उसका क्या रोल और फंक्शंस हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो स्पीकर के रोल को, स्पीकर के पोस्ट को इम्पार्शियल बनाती हैं, उसको इंडिपेंडेंट बनाती है। अब हम बात करते हैं डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो वर्तमान लोकसभा चल रहा है उस वर्तमान लोकसभा में कोई भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। करेंटली डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो वेकेंट है। ठीक है, तो डेप्यूटी स्पीकर के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की। ठीक है, तो डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन भी लोकसभा के मेंबर्स में से ही किया जाता है और इसका इलेक्शन जो होता है वो स्पीकर के इलेक्शन के बाद होता है। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जहां स्पीकर के इलेक्शन की डेट वो प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स किया जाता था, वहीं डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की जो डेट है वो स्पीकर खुद ही फिक्स करता है। आप उस बात को ध्यान में रखेंगे। अब सेम चीज जिसकी ये तब तक अपने पोस्ट पे बना रहेगा जब तक कि लोकसभा का अपना टर्म है, लेकिन उससे पहले भी डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है वो वेकेंट हो सकती है तीन केसेस में। अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं रह जाता तो, अगर वो स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन दे दे या फिर उसको इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूव कर दिया जाए आफ्टर 14 डेज एडवांस नोटिस। तो इन तीन केसेस में डेप्यूटी स्पीकर को उसके पोस्ट से उसके टर्म पूरा होने से पहले ही हटाया जा सकता है। अब हम इसके रोल्स और अगर फंक्शंस की बात करें तो देखिए इसका काम कुछ नहीं है। इसका काम क्या है कि जब भी स्पीकर जो अब्सेंट हो या स्पीकर का ऑफिस वेकेंट हो तो ऐसे स्थिति में जो भी स्पीकर की ड्यूटीज हैं उसको परफॉर्म करना, बस इसका इतना ही काम है। फिर इसके अलावा ज्वाइंट सिटिंग को भी ये प्रिजाइड कर सकता है जब स्पीकर अब्सेंट होता है तो ज्वाइंट सिटिंग एक ऐसी हमारे संविधान में व्यवस्था है जब लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठक की जाती है और इस मामले में लोकसभा को कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग में हमेशा लोकसभा का स्पीकर ही अध्यक्ष बनता है या लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर ही उसको प्रिजाइड करता है। इसमें राज्यसभा के चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन का कोई भी से नहीं होता। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे।
फिर जो डिप्टी स्पीकर होता है वो स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं होता, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जो डिप्टी स्पीकर होता है वो डायरेक्टली अपने हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। अब डिप्टी स्पीकर को स्पीकर के कंपैरिजन में एक स्पेशल प्रिविलेज मिला है। वो ये है कि अगर डिप्टी स्पीकर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर है तो वो ऑटोमेटिकली उस पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन बन जाता है। अब ऐसी सुविधा किसी स्पीकर को नहीं है या किसी और मंत्री को नहीं होती है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि जब भी वो स्पीकर की ही तरह जो डिप्टी स्पीकर भी होता है तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डाल सकता, वो केवल कास्टिंग वोट को ही एक्सरसाइज कर सकता है। ओके, चलिए। अब नोट में यहाँ पे मैंने 2-4 बातें लिखी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट इससे पूछे जा सकते हैं। देखिए, नॉर्मल पार्लियामेंट्री कन्वेंशन ये है कि जो भी स्पीकर होता है वो यूजुअली रूलिंग पार्टी से होता है और जो डिप्यूटी स्पीकर होता है उसको अपोजिशन पार्टी से अपॉइंट किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे कभी कभी ऐसे एक्सेप्शंस भी देखने को मिले हैं कि डिप्यूटी स्पीकर जो है वो अपोजिशन पार्टी का नहीं होता, वो भी रूलिंग पार्टी का ही होता है। तो हमारे यहाँ पे जो ये कन्वेंशन है इसका कभी कभी एक्सेप्शन भी देखने को मिला है। फिर उसके बाद जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ये इन दोनों का जो इंस्टीट्यूशन है इसका ओरिजिन हम देखते हैं मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि 1919 के जो एक्ट था जिसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, तो उसमें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो इंस्टीट्यूशन है उसकी पहली बार चर्चा थी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। हमने देखा कि लोकसभा में एक स्पीकर होता है, एक डेप्यूटी स्पीकर होता है। अब इन दोनों के अलावा एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं जिसमें 10 लोग होते हैं और इन दोनों के अब्सेंस में ये 10 लोगों का जो चेयरपर्सन होता है इन्हीं में से कोई एक हाउस को प्रिजाइड करता है। तो इसलिए इन 10 लोगों के चेयरपर्सन का चुनाव जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, इनका नॉमिनेशन होता है लोकसभा में। तो स्पीकर जो है वो अपने सदस्यों के बीच में से ही 10 लोगों का एक पैनल वो करता है, नॉमिनेट करता है, जो कि लोकसभा को प्रिसाइड करता है जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही अब्सेंस हो। आपको ध्यान रखना है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इन दोनों के अब्सेंस में ही, माफ कीजिएगा, इन दोनों के अब्सेंस में ही ये हाउस को प्रिसाइड करेगा। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का सीट वेकेंट है तो ऐसी स्थिति में ये 10 लोगों का जो पैनल है वो प्रिसाइड नहीं करेगा। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट अगर वेकेंट है तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट किसी लोकसभा के मेंबर को अपॉइंट करेगा और फिर वो मेंबर उस हाउस को प्रिजाइड करेगा। तो अब्सेंस की स्थिति में जो 10 लोगों का चेयर पैनल होता है उनमें से कोई भी एक सदस्य हाउस को प्रिजाइड करता है। लेकिन जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट वेकेंट होता है तो ऐसे स्थिति में प्रेसिडेंट किसी मेंबर को अपॉइंट करता है और वो फिर हाउस को प्रिजाइड करता है। ठीक है। अब देखिए, स्पीकर प्रोटेम एक अगला इंपॉर्टेंट जो है वो टर्म है। स्पीकर प्रोटेम और कुछ नहीं होता कि जब भी कोई नई लोकसभा चुन के आती है तो नई लोकसभा के इलेक्शन के नई लोकसभा की जो पहली मीटिंग होती है उसको प्रिजाइड जो करता है उसी को हम स्पीकर प्रोटेम कहते हैं। अब ये स्पीकर प्रोटेम पहली मीटिंग को प्रिजाइड करता है। इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसकी जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ये एक टेम्पररी ऑफिस होता है जो कुछ दिनों के लिए एग्जिस्ट करता है और जैसे ही नई लोकसभा में, जो न्यू लोकसभा है, इस नई लोकसभा में जैसे ही स्पीकर का इलेक्शन कंप्लीट होता है, ये जो स्पीकर प्रोटेम है इसके पद की समाप्ति हो जाती है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में देखा। इसमें हमने लोकसभा में देखा स्पीकर के बारे में, फिर हमने देखा डिप्यूटी स्पीकर के बारे में, फिर हमने देखा पैनल ऑफ 10 चेयरपर्सन्स, ठीक है, 10 चेयरपर्सन्स, इसके बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा स्पीकर प्रोटेम। तो ये इन 4 के बारे में हमने देखा। अब हम राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट के चैप्टर में भी बताया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ठीक है। फिर स्पीकर की तरह चेयरमैन जो है वो राज्यसभा का मेंबर होना ये जरूरी नहीं है। मैंने आपको लोकसभा के स्पीकर के बारे में बताया था कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको लोकसभा का मेंबर होना इसेंशियल है, लेकिन राज्यसभा में जो चेयरमैन होता है
इसको राज्यसभा का मेंबर होना इसेंशियल नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन लोकसभा के स्पीकर की ही तरह राज्यसभा का चेयरमैन भी फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डाल सकता। वो केवल और केवल कास्टिंग वोट को एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, जैसे मैं अपने लोकसभा के स्पीकर वाले पॉइंट में देखा था कि अगर किसी भी लोकसभा के स्पीकर को हटाने का जो रिजोल्यूशन है वो अंडर कंसिडरेशन होता है, तो लोकसभा का स्पीकर किसी भी हाउस की मीटिंग को प्रिजाइड नहीं कर सकता। सेम चीज चेयरमैन के कॉन्टेक्स्ट में भी लागू होती है कि चेयरमैन भी किसी भी सिटिंग को प्रिजाइड नहीं कर सकता अगर उसको हटाने वाला जो रेजोल्यूशन है वो अंडर कंसिडरेशन है। तो ये चीजें चेयरमैन और स्पीकर दोनों के मामले में सेम है। फिर जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, उसके सैलरी और अलाउंसेस इस पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स किए जाते हैं और ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं। अब चार्ज होने का मतलब मैंने आपको स्पीकर वाले पॉइंट में समझाया। अब हम बात करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा में चेयरमैन के अलावा एक डेप्यूटी चेयरमैन की भी व्यवस्था होती है, ठीक उसी तरह इस तरीके से लोकसभा में स्पीकर के अलावा एक डेप्यूटी स्पीकर भी होता है। तो देखिए, डिप्यूटी चेयरमैन का जो इलेक्शन होता है वो राज्यसभा के मेंबर्स में से ही होता है। तो आपने यहाँ पे कैच क्या है कि जहां जो चेयरमैन होता है ये राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी नहीं है, राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा। वहीं जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है ये राज्यसभा का मेंबर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चेयरमैन क्यों नहीं होता? क्योंकि दोस्तों, राज्यसभा का चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए अलग तरीके से हमारे देश में इलेक्शन की व्यवस्था है। जो हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। फिर जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो भी अपने पद पे लगभग बना रहता है, लेकिन उसका जो ऑफिस है वो वेकेट हो सकता है 3 केसेस में। अगर वो राज्यसभा का मेंबर ना रहे तो, अगर वो अपना रेजिग्नेशन चेयरमैन को दे दे तो, या फिर उसको रिमूव कर दिया जाए तो। अब आपको ध्यान में रखना है कि डेप्यूटी चेयरमैन का जो रिमूवल होता है वो कैसे होता है। देखिए, डेप्यूटी चेयरमैन का जो रिमूवल होता है वो इस तरीके से होता है कि एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, उस रेजोल्यूशन को राज्यसभा के मेंबर्स इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करते हैं, और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स सिंपल मेजोरिटी से पास कर देते हैं। तो जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो फिर अपना पोस्ट वेकेंट कर देता है, उसको फिर हटा दिया जाता है उसको अपने पद से। चलिए, अब हम देखते हैं कि जब जो चेयरमैन का ऑफिस है वो, चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहा हो तो ऐसे स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट का जो चेयरमैन का काम होता है वो चेयरमैन का जो काम होता है वो नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में चेयरमैन की ड्यूटी को परफॉर्म करने का काम डिप्यूटी चेयरमैन का होता है। फिर या फिर अगर चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसके काम को करने का जो है वो जिम्मेदारी डिप्यूटी चेयरमैन पे आ जाती है। तो एब्सेंस और वेकेंट दोनों स्थिति में जो है वो डिप्यूटी चेयरमैन के ड्यूटीज को परफॉर्म करता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब लोकसभा की ही तरह राज्यसभा में भी एक पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन बनाया जाता है। देखिए, राज्यसभा के रूल्स के अंदर में जो चेयरमैन है वो कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करता है जो कि वाइस होते हैं, और उनमें से कोई भी मेंबर राज्यसभा के किसी भी मीटिंग को प्रिजाइड कर सकता है अगर चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन अब्सेंट है तो। अब यहाँ पे फिर से मैंने अब्सेंस को क्या किया है, हाईलाइट किया है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन के अब्सेंस होने की स्थिति में ही ये जो पैनल होता है इसके मेंबर्स राज्यसभा के मीटिंग्स को प्रिजाइड करेंगे। लेकिन अगर चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन के पोस्ट अगर वेकेंट हैं तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट राज्यसभा के किसी मेंबर को अपॉइंट करेगा, और फिर ये मेंबर उस ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा जो ड्यूटीज चेयरमैन या डिप्यूटी चेयरमैन परफॉर्म करता था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो ये जो अब्सेंस और वेकेंट वाली जो चीजें हैं ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में सेम सेम है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हमने दोस्तों राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में देखा और लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में देखा। अब हम देख लेते हैं कि पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट के बारे में कि ये क्या होता है। तो पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों का अपना एक सेपरेट सेक्रेटोरियल स्टाफ होते हैं। इसका रिक्रूटमेंट और जो सर्विस कंडीशन होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं।
फिर जो सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस है उसको सेक्रेटरी जनरल हेड करता है, जो कि एक परमानेंट ऑफिसर होता है, और इसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस यानी कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, इसके द्वारा इस सेक्रेटरी जनरल का अपॉइंटमेंट होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब अगला जो हमारा इसमें पॉइंट है वो है लीडर्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अलग अलग टाइप के लीडर्स होते हैं, हम उसके बारे में अब जानने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला है लीडर ऑफ द हाउस। वर्तमान में आप देख सकते हैं मोदी जी हमारे देश के लीडर ऑफ द हाउस है। तो देखिए जो लोकसभा के रूल्स हैं उसके तहत में जो लीडर ऑफ हाउस है उसका मतलब होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो। लेकिन राज्यसभा में भी एक मेंबर ऑफ सॉरी एक लीडर ऑफ हाउस होता है। ठीक है, और इस राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस को कोई भी, ये मिनिस्टर भी हो सकता है या राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है, इसको नॉमिनेट करने का काम जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो प्राइम मिनिस्टर अगर लोकसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा में किसी भी मेंबर को लीडर ऑफ द हाउस नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब ये चीज जो है माइनॉरिटी लीडर, हाँ ठीक है। अब देखते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। ये जो लीडर ऑफ द हाउस है ना दोस्तों, इसको अमेरिका में मेजॉरिटी लीडर भी कहा जाता है। मेजॉरिटी लीडर। चलिए अब हम बात करते हैं एक और लीडर के बारे में जो पार्लियामेंट में होता है, वो है लीडर ऑफ अपोजिशन, जो कि वर्तमान में राहुल गांधी है। देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन का मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करना, साथ ही साथ एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करना। दोस्तों, जब मैंने आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ाया था तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी होती है, वो हमेशा सरकार बनाने के लिए तैयार रहती है। सेम चीज कि जब भी रूलिंग पार्टी जो है अपना कॉन्फिडेंस लोकसभा में खो देती है तो प्रेसिडेंट जो अपोजिशन पार्टी है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, और ऐसी स्थिति में अगर अपोजिशन पार्टी ने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया तो फिर उसकी सरकार बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो विपक्ष का नेता होता है यानी लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो ऑल्टरनेटिव पीएम होता है, वो ऑप्शनल पीएम होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन को जो रिकॉग्निशन, वो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन यानी कि कानूनी रूप से इसको मान्यता 1977 में मिली। हालांकि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो ये है पोस्ट, इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया 1969 में। दरअसल 1969 में बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस की जो सरकार है, सॉरी कांग्रेस पार्टी की हार हो जाती है और वहां पे अलग अलग दलों की सरकार बन जाती है। तो अलग अलग दलों की सरकार बनने के पश्चात जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसका अस्तित्व आता है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो सॉरी माफ कीजिएगा, यूएसए में भी पाया जाता है, जिसमें जिसको वहां पे माइनॉरिटी लीडर के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि लीडर ऑफ द हाउस को अमेरिका में मेजॉरिटी लीडर, और वहीं लीडर ऑफ द अपोजिशन को अमेरिका में माइनॉरिटी लीडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए कुछ मिनिमम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होना जरूरी है। अगर आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है तो आपकी पार्टी को कम से कम किसी भी हाउस के टोटल मेंबरशिप का 1/10 हिस्सा मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 543 मेंबर्स अगर लोकसभा में हैं तो 543 का 10% आपको मिलना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 55 मेंबर आपको मिलने चाहिए, तभी आप लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर किए जा सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे मैंने नोट करके एक चीज लिखी है कि ताकि आपको ये ध्यान में हमेशा ये बात रहे कि जो लीडर ऑफ हाउस है और लीडर ऑफ अपोजिशन है, इन दोनों का ही मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं है। ये दोनों जो है वो रूल्स हाउस ऑफ रूल्स में, सॉरी रूल्स ऑफ हाउसेस में मेंशन किए गए हैं, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में मेंशन किए गए हैं। इनका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, अब एक और यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है विप का। तो विप जो है इसका उल्लेख भारत के संविधान में कहीं पे भी नहीं है। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के बेस पे या हमारे सिस्टम में शामिल किया गया। अब देखिए ये जो विप होता है इसका काम कुछ नहीं है, इसका काम ये है कि अपनी पार्टी के सारे मेंबर्स को, हर एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक विप होता है, जिसमें चीफ विप एक होता है, उसके अलावा छोटे छोटे और भी कई विप होते हैं। तो हर एक पार्टी का जो अपना विप होता है, उस विप का काम होता है कि अपनी पार्टी के मेंबर्स को अपने पार्टी के स्टैंड के बारे में हमेशा अवेयर करके रखना।
अपने पार्टी के मेंबर्स का जो अटेंडेंस है वो लार्ज नंबर्स में पार्लियामेंट में बना के रखना या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में बना के रखना। वो अपने पार्टी के मेंबर्स को उनके बिहेवियर को ये रेगुलेट करता है, ये मॉनिटर करने का काम करता है पार्लियामेंट के अंदर। तो व्हिप का यही काम है, ठीक है। तो ये दोस्तों आज के सेशन में हमने इतनी सारी बातें देखी। हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा के बारे में देखा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स माफ कीजिएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा के बारे में देखा। इसमें हमने देखा कैसे चेयरमैन होता है, डेप्यूटी चेयरमैन होता है, इसके अलावा एक पैनल होता है जो कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के अब्सेंस में, मैं आपको बार बार ये पॉइंट जानबूझ के याद दिला रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकता है और बहुत अच्छा सवाल बनेगा। तो अब्सेंस में जो है ये हाउस को प्रिजाइड करेंगे। फिर हमने देखा था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में, इसमें हमने देखा स्पीकर होता है, डिप्यूटी स्पीकर होता है और 10 लोगों का एक पैनल होता है जो कि इन दोनों के अब्सेंस में हाउस को प्रिजाइड करने का काम करता है। फिर हमने एक स्पीकर प्रोटेम के बारे में देखा, ठीक है, स्पीकर प्रोटेम के बारे में देखा। उसके बाद फिर हमने देखा कि विप क्या होता है, विप के बारे में हमने देखा। हमने फिर लीडर ऑफ अपोजिशन देखा, लीडर ऑफ हाउस देखा, हमने ये सारी बातें देखी। तो दोस्तों आज के सेशन में मैं यहीं पे लेक्चर को रोक रहा हूँ, इसके आगे हम अगले सेशन में बात करेंगे। और तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे से जुड़े रहेंगे और इस सेशन का आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके पॉलिटिकल नॉलेज का मतलब आपकी जो भी पॉलिटी की नॉलेज होगी उसका बेस पार्लियामेंट से ही आपको बनेगा, है ना। तो आपको ये सारे डिटेल्स जो लेक्चर हैं वो आप बहुत अच्छे से देखना है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, जो भी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ उसका जवाब देना है। तो दोस्तों एक बारी फिर से मैं आप सबको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें। दोस्तों अगर इसका सेशन इस सेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो राहुल शर्मा एजुकेशन के नाम से है। इसका लिंक आपको मेरे यूट्यूब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत ही जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।